दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसे देखकर दुनिया ने भारत को नमन किया और हमें यानी हर एक भारतीय को अपनी मिट्टी पर गर्व हुआ। यह कहानी है एक विदेशी की जो हमारे देश में नफरत और हिकारत लेकर आया था, लेकिन जब वह वापस गया तो उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारत के लिए अपार सम्मान। उस विदेशी का नाम डेविड था। वह पश्चिमी दुनिया का एक मशहूर फिल्म निर्माता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, शोहरत उसके कदमों में थी, लेकिन उसके मन में भारत के लिए एक बहुत ही गलत तस्वीर छपी हुई थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी यही सुना था कि भारत केवल सपेरों, गरीबों और गंदगी का देश है। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि भारत में हर कोई चोर है, हर कोई ठग है और वहां के लोग केवल विदेशियों को लूटने के लिए बैठे हैं। डेविड ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह भारत जाएगा और वहां की गरीबी, टूटी हुई सड़कों और लाचार लोगों पर एक ऐसी फिल्म बनाएगा जो पूरी दुनिया को दिखाएगी कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है। उसका मकसद सच्चाई दिखाना नहीं था, उसका मकसद भारत का मजाक उड़ाना था। वह अपनी इस सोच पर बहुत इतरा रहा था। उसे लगा कि वह दुनिया को एक ऐसी हकीकत दिखाएगा जिससे पश्चिम के लोग खुद को श्रेष्ठ मान सकें। जब डेविड का विमान भारत की धरती पर उतरा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी कड़वाहट थी। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही उसने अपनी कैमरे की लेंस को साफ किया। उसकी आंखें सुंदरता नहीं ढूंढ रही थीं, उसकी आंखें कमियां ढूंढ रही थीं। उसने नई बनी हुई मेट्रो को अनदेखा कर दिया, उसने ऊंची इमारतों को अनदेखा कर दिया। उसकी नजर सिर्फ सड़क के किनारे बैठे उस भिखारी पर गई या उस टूटी हुई दीवार पर जिसे दिखाकर वह अपनी कहानी को मसालेदार बना सके। टैक्सी में बैठते ही उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। उसने टैक्सी चलाने वाले को ऐसे देखा जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दूसरी दुनिया का जीव हो। वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, कैसा देश है यह, कितनी भीड़ है, कितना शोर है, यहाँ के लोगों को जीने का सलीका भी नहीं आता। टैक्सी वाला जो एक बूढ़ा और साधारण सा आदमी था, उसने पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, लेकिन डेविड ने उसका जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। उसने मुंह फेर लिया। उसे क्या पता था कि जिस नमस्ते का उसने अपमान किया है वही संस्कृति उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाने वाली थी। डेविड अपने होटल पहुंचा। वह इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ था कि उसने टैक्सी वाले को पैसे भी ऐसे फेंके जैसे किसी जानवर के सामने खाना फेंक रहा हो। टैक्सी वाला चुपचाप पैसे उठाकर चला गया। डेविड अपने कमरे में गया, एयर कंडीशनर चलाया और राहत की सांस ली। वह सोचने लगा कि कल सुबह उठते ही वह अपनी शूटिंग शुरू करेगा और दुनिया को भारत का सबसे बदसूरत चेहरा दिखाएगा। वह अपनी डायरी निकालने के लिए झुका ताकि कल की योजना बना सके, और तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बटुआ गायब था। डेविड का खून सूख गया। उस बटुए में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें उसका पासपोर्ट था, उसके सारे क्रेडिट कार्ड थे और उसकी पहचान के सारे दस्तावेज थे। उसके पास हजारों डॉलर की नकदी भी उसी में थी। वह घबरा गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमकने लगीं। उसका पहला विचार क्या था? उसका पहला विचार वही था जो उसकी दूषित सोच ने उसे सिखाया था। वह टैक्सी वाला। डेविड चिल्लाया, जरूर उसी ने चुराया होगा। मैंने सुना था भारत में सब चोर हैं। वह बूढ़ा आदमी नाटक कर रहा था। उसने मेरा बटुआ मार लिया। गुस्से और घबराहट में वह रिसेप्शन की तरफ दौड़ा। वह होटल के कर्मचारियों पर चिल्लाने लगा, मुझे पुलिस को बुलाना है, इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, मेरा सब कुछ लुट गया। होटल के मैनेजर ने उसे शांत करने की कोशिश की, उसे पानी पिलाया, लेकिन डेविड का अहंकार और उसका पूर्वाग्रह उसे सुनने ही नहीं दे रहा था। वह गालियां दे रहा था, भारत को कोस रहा था। वह कह रहा था, मैं जानता था, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, यह धोखेबाजों का देश है। आधा घंटा बीत गया। डेविड पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाने ही वाला था कि होटल के दरवाजे पर एक पुरानी सी टैक्सी आकर रुकी। वही टैक्सी, वही बूढ़ा ड्राइवर। डेविड ने उसे देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह दौड़कर बाहर गया उसका कॉलर पकड़ने के लिए। उसे लगा कि शायद यह ड्राइवर और पैसे मांगने आया है या उसे ब्लैकमेल करने आया है, लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ बोल पाता, उस बूढ़े ड्राइवर ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वह डेविड का बटुआ था। ड्राइवर की सांसें फूल रही थीं। उसका पसीने से लथपथ चेहरा बता रहा था कि वह कितनी तेजी से वापस आया था।
उसने कांपते हाथों से वह बटुआ डेविड की ओर बढ़ाया और अपनी टूटी फूटी भाषा में कहा, साहब, आप यह गाड़ी में भूल गए थे। मैंने देखा तो तुरंत वापस आ गया। कहीं आप परेशान न हो रहे हों। डेविड सन्न रह गया। उसके हाथ से शब्द छिन गए। उसने झपट कर अपना बटुआ लिया और उसे खोला। एक एक नोट, एक एक कागज, सब कुछ वैसा का वैसा था। एक पैसा भी कम नहीं था। होटल के सजे धजे लॉबी में सन्नाटा छा गया। डेविड, जो अभी 5 मिनट पहले तक पूरे भारत को चोर कह रहा था, अब शर्म से पानी पानी हो रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने उस बूढ़े ड्राइवर को देखा। उसके कपड़े मैले थे, चप्पल घिसी हुई थी। उसे पैसों की सख्त जरूरत रही होगी। उस बटुए में इतने पैसे थे कि वह ड्राइवर अपनी पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता था। वह चाहता तो बटुआ रख लेता और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता, लेकिन वह वापस आया। डेविड की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। उसने अपनी जेब से $500 लगभग 40,000 रुपये निकाले और ड्राइवर की ओर बढ़ाए। उसने कहा, यह लो, यह तुम्हारा इनाम है। तुमने मेरी जान बचा ली, इसे रख लो। ड्राइवर ने जो जवाब दिया वह इतिहास बन गया। वह जवाब किसी किताब में लिखा हुआ नहीं था, वह भारत के संस्कारों में लिखा हुआ था। ड्राइवर ने हाथ जोड़ लिए और पीछे हट गया। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और हिंदी में कहा, नहीं साहब, मुझे यह नहीं चाहिए। मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया है। डेविड हैरान था। उसने जोर दिया, अरे रख लो, तुम गरीब हो, तुम्हें इसकी जरूरत होगी, यह बहुत बड़ी रकम है। तब उस साधारण से दिखने वाले भारतीय ने एक ऐसी बात कही जिसने डेविड के अहंकार के किले को पहली चोट पहुंचाई। उसने कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा ईमान गरीब नहीं है। हमारे देश में सिखाया जाता है कि अतिथि भगवान सम्मान होता है, अतिथि देवो भव। अगर मैं अपने भगवान के घर से चोरी करता तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाता। मेरे बच्चों को वह रोटी हजम नहीं होती जो पाप की कमाई से आई हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपने देश जाकर यह मत कहिएगा कि भारत में सब चोर हैं। बस इतना ही मेरा इनाम है। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति मुड़ा, अपनी पुरानी टैक्सी में बैठा और धुएं के गुबार के बीच ओझल हो गया। डेविड वहां खड़ा रहा, हाथ में डॉलर लिए, बिल्कुल बुत बना हुआ। उसके आसपास का शोर थम गया था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जिसे गरीबी समझ रहा था वह दरअसल संतोष था। जिसे वह पिछड़ापन समझ रहा था वह दरअसल नैतिकता थी। उस रात डेविड सो नहीं पाया। वह अपने आलीशान कमरे में करवटें बदलता रहा। उसका बटुआ मेज पर रखा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह भारत को बदनाम करने आया था, लेकिन भारत की मिट्टी ने उसे पहले ही दिन ईमानदारी का ऐसा पाठ पढ़ाया था जो उसे दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता था। उसने सोचा था कि वह गंदगी फिल्माएगा, लेकिन उसे पहले ही दिन सोने जैसा शुद्ध चरित्र मिल गया था। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें लिखा, आज मैं हार गया और मेरी हार में ही मेरी जीत है। मुझे यह जानना होगा कि यह देश वास्तव में क्या है, यह लोग किस मिट्टी के बने हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। डेविड को अभी यह नहीं पता था कि भारत सिर्फ ईमानदारी का देश नहीं है। उसे अभी भारतीय परिवार की ताकत देखनी थी। उसे देखना था कि कैसे यहाँ 3-3 पीढ़ियां एक छत के नीचे प्यार से रहती हैं, जो उसके देश में असंभव था। उसे अभी देखना था कि यह देश सिर्फ सपेरों का नहीं बल्कि वैज्ञानिकों का भी है। अगले दिन डेविड एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जो उसकी आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला था। वह शहर की चकाचौंध से दूर एक गांव की ओर जाने वाला था, यह देखने कि क्या यह ईमानदारी सिर्फ एक संयोग था या यह इस देश के रग रग में बसी है। डेविड की डायरी का वह पन्ना अभी सूखा भी नहीं था कि उसने अपनी अगली यात्रा शुरू कर दी। शहर की उस घटना ने उसे हिला जरूर दिया था, लेकिन उसका पश्चिमी अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने सोचा, शायद वह टैक्सी वाला केवल एक संयोग था। असली भारत तो गांवों में बसता है जहां भूखमरी और लाचारी होगी। यह सोचकर वह अपनी गाड़ी लेकर शहर से दूर धूल भरी कच्ची सड़कों की ओर निकल पड़ा। उसका गंतव्य एक छोटा सा गांव था, ऐसा गांव जहां पक्की सड़कें नहीं थीं, जहां बिजली आती जाती रहती थी। डेविड को लगा कि यहां उसे वह दुख और तकलीफ मिलेगी जिसे वह अपने कैमरे में कैद करके दुनिया को दिखा सकेगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह एक पुराने खपरेल वाले घर के सामने रुका। घर क्या था, मिट्टी की दीवारें थीं और ऊपर घास फूस की छत। डेविड के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। यही है, उसने सोचा,
यही वह गरीबी है जो मेरी फिल्म को हिट बनाएगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस घर के आंगन में घुस गया। वह उम्मीद कर रहा था कि उसे रोते बिलखते लोग दिखेंगे या शायद कोई उससे भीख मांगेगा, लेकिन जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया उसने उसके पैरों को वहीं जमा दिया। वहां एक ही खाट पर 3 पीढ़ियां साथ बैठी थीं। एक बहुत ही बुजुर्ग दादाजी, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें थीं, हुक्का पी रहे थे। उनके पास उनका बेटा बैठा था जो उनके पैरों में तेल लगा रहा था, और पास ही में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर की बहुएं रोटियां बना रही थीं और उनकी हंसी की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। डेविड को यह समझ नहीं आया, इतनी गरीबी में ये लोग हंस कैसे सकते हैं। उसने सोचा। घर के मालिक, जिनका नाम रामदीन था, ने जब एक विदेशी को अपने आंगन में देखा तो वह घबराए नहीं। उन्होंने दौड़कर एक कुर्सी, जो शायद घर की एकमात्र अच्छी कुर्सी थी, बाहर निकाली और अपनी धोती झाड़ते हुए कहा, पधारिए साहब, हमारे भाग्य कि आप हमारे गरीब खाने में आए। डेविड ने उनसे पूछा, तुम लोग यहां कैसे रहते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न फ्रिज है, न टीवी है, न अच्छी सुविधाएं हैं। रामदीन मुस्कुराए। उन्होंने डेविड को गुड़ और ठंडा पानी दिया और कहा, साहब, सुविधाएं तो बाजार में मिलती हैं, लेकिन सुकून तो घर में मिलता है। तभी खाने का समय हो गया। उस परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था। थाली में केवल प्याज, नमक और मोटी रोटियां थीं, लेकिन रामदीन की पत्नी ने बिना किसी संकोच के अपनी थाली की रोटियां डेविड के सामने रख दी। डेविड ने देखा कि बच्चों ने अभी खाना नहीं खाया था, फिर भी वे उसे बड़े कौतूहल और प्यार से देख रहे थे। डेविड के गले में निवाला अटक गया। उसने पूछा, तुमने मुझे अपना खाना क्यों दे दिया? तुम लोग क्या खाओगे? रामदीन ने कहा, साहब, हमारे यहां अतिथि को भूखा नहीं भेजा जाता। हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन अगर हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला गया तो हमारी मिट्टी नाराज हो जाएगी। उस पल डेविड को अपने देश की याद आ गई। उसे अपना आलीशान घर याद आया जो 5 कमरों का था, लेकिन उसमें रहने वाला वह अकेला था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी बूढ़ी मां को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, क्योंकि उसके पास उनकी देखभाल करने का समय नहीं था। उसके पास दौलत के ढेर थे, लेकिन शाम को घर लौटने पर उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। यहां इस टूटे हुए मिट्टी के मकान में उसने देखा कि कैसे पोता अपने दादाजी को पानी पिला रहा था। उसने देखा कि कैसे बेटा अपने पिता की हर बात को भगवान की आज्ञा मानकर सुन रहा था। यहां कोई अकेला नहीं था। यहां हर दुख बंट जाता था और हर खुशी दोगुनी हो जाती थी। डेविड ने रामदीन से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल क्या होगा? तुम्हारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। रामदीन ने अपने भरे पूरे परिवार की ओर देखा, अपने बूढ़े पिता के चरणों की ओर इशारा किया और गर्व से कहा, साहब, यही मेरा बैंक है और यही मेरी पूंजी। जब तक मेरे पास मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और मेरे बच्चों का साथ है, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। पैसा तो हाथ का मैल है, आता है और जाता है, लेकिन यह परिवार हमारा कवच है। आपके देश में लोग डिप्रेशन, तनाव की गोलियां खाते हैं। हमारे यहां हम शाम को अपनों के साथ बैठकर बात कर लेते हैं, सारी बीमारी दूर हो जाती है। यह सुनकर डेविड सन्न रह गया। वह जिस गरीबी का मजाक उड़ाने आया था, वह दरअसल उसकी अपनी गरीबी थी। वह गरीब था क्योंकि उसके पास रिश्ते नहीं थे। वह गरीब था क्योंकि उसके पास संस्कार नहीं थे। और यह अनपढ़ किसान, जिसे वह पिछा समझ रहा था, वह जीवन के उस सत्य को जानता था जिसे डेविड पूरी जिंदगी दौलत खर्च करके भी नहीं खरीद पाया था। उस शाम जब डेविड उस गांव से निकला तो उसने कोई शूटिंग नहीं की। उसका कैमरा बंद था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखी और उसे खुद पर शर्म आई। उसने सोचा, हम पश्चिम के लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम अपने पड़ोसी तक नहीं पहुंच पाए। और ये भारत के लोग, इन्होंने रिश्तों को ही अपना ब्रह्मांड बना लिया है। लेकिन दोस्तों, अभी डेविड का सफर खत्म नहीं हुआ था। उसे लगा था कि भारत केवल भावनाओं और परंपराओं का देश है। वह अभी भी यह मानता था कि विज्ञान और तकनीक के मामले में भारत बहुत पीछे है। उसका यह भ्रम टूटना अभी बाकी था। अगले पड़ाव पर उसका सामना एक ऐसी हकीकत से होने वाला था जो उसकी और पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वह देखने वाला था नया भारत, एक ऐसा भारत जो वेदों का ज्ञान भी रखता है और मंगल ग्रह तक पहुंचने का विज्ञान भी। डेविड अब तक भारत के लोगों की ईमानदारी और उनके परिवार के प्यार को देख चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक और कीड़ा था। वह मानता था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है,
उसे लगता था कि यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, गुंवार हैं और विज्ञान या तकनीक के नाम पर उन्हें कुछ नहीं आता। उसने अपनी डायरी में लिखा था, ये लोग दिल के अच्छे हो सकते हैं लेकिन दिमाग से अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। यहाँ न तो ढंग की सुविधाएं हैं और न ही आधुनिकता। यह देश दुनिया से 50 साल पीछे चल रहा है। अगली सुबह डेविड शहर के एक व्यस्त बाजार में गया। वह देखना चाहता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी टूटी हुई है। उसे लगा कि उसे हर जगह गंदगी और अव्यवस्था मिलेगी। वह एक ठेले के पास रुका जहां एक बहुत ही बुजुर्ग महिला, जिनके बाल एकदम सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं, सब्जियां बेच रही थीं। डेविड ने जानबूझकर उसे परखने की कोशिश की। उसने कुछ ताजी सब्जियां खरीदी। बिल हुआ कुल मिलाकर 40 रुपये। डेविड ने अपनी जेब से जानबूझकर 2000 रुपये का एक बड़ा नोट निकाला। याद रहे, उस समय बड़े नोटों का चलन था और छुट्टे की दिक्कत रहती थी। उसे पता था कि इस गरीब अनपढ़ दिखने वाली बुढ़िया के पास छुट्टे पैसे नहीं होंगे और वह परेशान हो जाएगी। वह यही तो चाहता था, यह साबित करना कि भारत में लेन देन कितना मुश्किल है। डेविड ने नोट आगे बढ़ाते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, छुट्टे नहीं है मेरे पास, ये लो। उस बुजुर्ग महिला ने उस नोट को छुआ भी नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और सामने रखे एक छोटे से बोर्ड की तरफ इशारा किया। उस पर काले और सफेद रंग का एक अजीब सा चौकोर चित्र बना था, एक क्यूआर कोड। उस अम्मा ने बहुत ही सहजता से कहा, बेटा अगर छुट्टे नहीं हैं तो फोन से कर दे, स्कैन कर ले। डेविड को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसने अपनी आंखों को मला। एक सड़क किनारे बैठने वाली सब्जी वाली, जिसके पैरों में चप्पल भी टूटी हुई थी, वह उससे डिजिटल पेमेंट की बात कर रही थी। डेविड के अपने देश में, जो खुद को दुनिया का सबसे विकसित देश मानता था, वहां भी छोटी दुकानों पर कार्ड या फोन से पेमेंट करना मुश्किल था। और यहां भारत के एक छोटे से कोने में डेविड ने हकलाते हुए अपना फोन निकाला, कोड स्कैन किया और पेमेंट कर दिया। 1 सेकंड के अंदर एक छोटी सी मशीन से आवाज आई, पेमेंट प्राप्त हुआ। डेविड वहीं खड़ा रह गया, बुत बनकर। उस अम्मा ने उसकी हैरानी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बाबू, तुम्हें लगा हम अनपढ़ हैं तो हमें यह सब नहीं आता? अरे यह नया भारत है, यहां अनपढ़ भी अंगूठा नहीं लगाता, बटन दबाता है। उस दिन डेविड को समझ आया कि आधुनिकता का मतलब अंग्रेजी बोलना या सूट बूट पहनना नहीं है। आधुनिकता का मतलब है समय के साथ बदलना। उसने देखा कि भारत का रिक्शे वाला, चाय वाला और सब्जी वाला भी तकनीक का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे यह कोई खेल हो। जिस डिजिटल क्रांति के लिए पश्चिमी देश अभी भी संघर्ष कर रहे थे, भारत ने उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेकिन असली झटका उसे उस दिन शाम को लगा। डेविड अपने होटल के कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। खबरों में एक रॉकेट लॉन्च दिखाया जा रहा था। यह भारत का मंगल मिशन था। डेविड ने पहले तो उपहास उड़ाया, अरे ये लोग अब अंतरिक्ष में जाएंगे, इनसे सड़कें तो बनती नहीं, रॉकेट क्या बनाएंगे। लेकिन जब उसने उस मिशन की लागत सुनी तो उसके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। न्यूज एंकर बता रहा था कि भारत ने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने में जितने पैसे खर्च किए हैं, उससे ज्यादा पैसे तो हॉलीवुड की एक फिल्म जैसे ग्रेविटी बनाने में लग जाते हैं। डेविड ने तुरंत अपने लैपटॉप पर आंकड़े चेक किए। वह हैरान रह गया। उसने देखा कि जिन वैज्ञानिकों ने यह चमत्कार किया था, वे साधारण कपड़ों में थे। कई महिला वैज्ञानिक साड़ी पहने हुए थीं, माथे पर बिंदी लगाए हुए थीं और बालों में गजरा लगाए हुए थीं। वे आपस में गले मिल रहे थे, अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। डेविड को हमेशा सिखाया गया था कि विज्ञान का मतलब है धर्म और संस्कृति को छोड़ देना। लेकिन यहां भारत में उसने देखा कि वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च करने से पहले मंदिर में नारियल फोड़ते हैं। उसने देखा कि विज्ञान और विश्वास यहां दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। उसने अपनी डायरी में कांपते हाथों से लिखा, मैं कितना मूर्ख था, मैं इन्हें सपेरा समझता था, लेकिन ये तो अंतरिक्ष के जादूगर निकले। जिस काम को करने में नासा जैसे संगठनों को अरबों डॉलर लगते हैं, ये भारतीय उसे जुगाड़ और बुद्धिमानी से कौड़ियों के भाव में कर देते हैं। इनका दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज है और इनका दिल अभी भी अपनी जड़ों से जुड़ा है। डेविड ने महसूस किया कि भारत दुनिया को एक नई परिभाषा सिखा रहा है। यहां धोती पहनने वाला किसान और स्पेस में रॉकेट भेजने वाला वैज्ञानिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, लेकिन उनकी नजरें आसमान से भी ऊंची हैं। उस रात डेविड को नींद नहीं आई, लेकिन इस बार वजह गुस्सा नहीं थी।
इस बार वजह थी एक गहरा सम्मान। उसे लगने लगा था कि वह जिस देश को पिछड़ा समझकर आया था, दरअसल उसका अपना नजरिया पिछड़ा हुआ था। भारत उससे, उसकी सोच से और उसकी दुनिया से बहुत आगे निकल चुका था। अब डेविड के पास केवल एक ही काम बचा था, अपनी गलती को स्वीकारना। उसे उस झूठ को मिटाना था जो उसने अपनी फिल्म के लिए सोचा था। उसे दुनिया को सच बताना था। लेकिन क्या उसकी दुनिया, जो भारत को हमेशा नीची नजर से देखती थी, इस सच को स्वीकार करेगी? डेविड का अंतिम फैसला अब करीब था। वह एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो उसके करियर को खत्म भी कर सकता था या उसे अमर बना सकता था। उस रात डेविड के कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। वह सब्जी वाली अम्मा की बातें भूल नहीं पा रहा था। उसने सोचा, जिस देश की एक बूढ़ी औरत तकनीक का इस्तेमाल इतनी आसानी से करती है, उस देश के नौजवान क्या कर रहे होंगे। अगले दिन डेविड ने अपना रास्ता बदल दिया। वह अब झुग्गी झोपड़ियों की तलाश में नहीं गया। वह उस जगह गया जहां से भारत आसमान को छू रहा था, भारत का अंतरिक्ष केंद्र इसरो। उसने सुना था कि भारत ने मंगल ग्रह पर अपना यान भेजा है। उसे लगा था कि यह कोई छोटा मोटा प्रयास होगा, लेकिन जब उसने वहां की हकीकत जानी, मंगल ग्रह पर अपने बाथा आग की हकीकत जानी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा एक मिशन पर जितना पैसा केवल कॉफी और चाय पर खर्च कर देती है, उतने में तो भारत ने पूरा मंगल मिशन तैयार कर दिया था। डेविड ने देखा कि वहां काम करने वाले वैज्ञानिक साधारण दिखते थे। कोई सूट बूट में नहीं था, कई तो साधारण चप्पल पहनकर साइकिल से दफ्तर आ रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी, वह किसी भी महंगे सूट से ज्यादा कीमती थी। उसने देखा कि कैसे एक महिला वैज्ञानिक, जिसने बालों में गजरा लगाया हुआ था और माथे पर बिंदी थी, वह जटिल कंप्यूटर कोडिंग कर रही थी। डेविड ने एक वैज्ञानिक से पूछा, आप लोग इतने कम संसाधनों में यह सब कैसे कर लेते हैं? हमारे देश में तो अरबों डॉलर लगते हैं। वैज्ञानिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, आप लोग संसाधनों से काम करते हैं, हम संकल्प से काम करते हैं। हमारे लिए विज्ञान केवल खोज नहीं है, यह देश की सेवा है। हम जुगाड़ को इनोवेशन कहते हैं और कमी को चुनौती मानते हैं। उस पल डेविड को समझ आया कि दुनिया भारत को कितना गलत समझती थी। दुनिया सोचती थी कि भारत सपेरों का देश है, लेकिन सच तो यह था कि भारत अब दुनिया को राह दिखाने वाला विश्व गुरु बन रहा था। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं यहां कीचड़ ढूंढने आया था, लेकिन मुझे यहां कमल खिला हुआ मिला। यह देश गरीब नहीं है, बस इसकी समृद्धि का रूप अलग है। इनके पास पैसों का पहाड़ भले न हो, लेकिन ज्ञान का सागर है। भाग 5, प्रायश्चित और सत्य की गूंज। डेविड की यात्रा अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने देश वापस लौट आया। वह अपने एडिटिंग रूम में बैठा था। उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन थी और हार्ड डिस्क में सैकड़ों घंटे की फुटेज थी। उसके पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता, वह वही पुरानी घिसी पिटी कहानी दिखाए जिसके लिए उसे भेजा गया था। गरीबी, गंदगी और लाचारी दिखाकर वह खूब पैसा कमा सकता था और अपनी टीवी चैनल को खुश कर सकता था। दूसरा रास्ता, वह सच दिखाए, वह सच जिससे शायद उसका करियर खतरे में पड़ जाए, क्योंकि पश्चिमी दुनिया अपनी गलती मानना पसंद नहीं करती। डेविड ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे वह टैक्सी वाला याद आया जिसने उसका बटुआ लौटाया था। उसे रामदीन का परिवार याद आया जिसने अपनी भूखी पेट रखकर उसे खाना खिलाया था। उसे वह सब्जी वाली अम्मा याद आई जिसने उसे डिजिटल भारत का पाठ पढ़ाया था। डेविड की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माउस उठाया और डिलीट का बटन दबा दिया। उसने वह सारी फुटेज हमेशा के लिए मिटा दी जो उसने भारत को बदनाम करने के लिए शूट की थी। उसने एक नई फिल्म बनानी शुरू की। इस फिल्म का नाम उसने रखा भारत, एक एहसास। फिल्म की शुरुआत किसी शोर शराबे से नहीं हुई। शुरुआत में डेविड खुद कैमरे के सामने आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने हाथ जोड़कर पूरी दुनिया के सामने हिंदी में एक शब्द कहा, नमस्ते। उसने कहा, दोस्तों, मैं भारत गया था उन्हें आईना दिखाने, लेकिन भारत ने मुझे मेरा ही चेहरा दिखा दिया। मैं वहां नफरत लेकर गया था, लेकिन मैं वहां से प्यार लेकर लौटा हूं। मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं गलत था। पूरी दुनिया गलत थी। जब यह डॉक्यूमेंट्री टीवी पर प्रसारित हुई तो पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि भारत वह नहीं है जो उन्हें खबरों में दिखाया जाता है। उन्होंने देखा कि कैसे एक रिक्शे वाला भी धर्म का पालन करता है। उन्होंने देखा कि कैसे मिट्टी के घरों में
सोने जैसे दिल वाले लोग रहते हैं। उन्होंने देखा कि भारत का विज्ञान और संस्कार कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उस 8 मिनट की वीडियो ने तहलका मचा दिया। अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह लोग हैरान थे। जो लोग भारत को हिकारत से देखते थे, अब वे शर्मिंदा थे। सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई। एक अमेरिकी महिला ने कमेंट किया, मैं हमेशा सोचती थी कि भारत असुरक्षित है, लेकिन यह वीडियो देखकर मुझे लगा कि इंसानियत तो वहीं जिंदा है। एक जर्मन इंजीनियर ने लिखा, हमें भारत से सीखना चाहिए कि कम में ज्यादा कैसे किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी भारत के लोगों को हुई। जब उन्होंने यह वीडियो देखा तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें लगा कि आखिरकार किसी ने तो सच बोला, किसी ने तो उनकी अच्छाई को पहचाना। रामदीन के गांव में भी यह वीडियो देखा गया। रामदीन ने अपने पोते से कहा, देख बेटा, मैंने कहा था ना, सत्य कभी छुपता नहीं है। अच्छाई की खुशबू 7 समुद्र पार भी पहुंच जाती है। अंत में डेविड ने एक संदेश के साथ अपनी बात खत्म की। उसने कहा, दुनिया के पास पैसा होगा, ताकत होगी, हथियार होंगे, लेकिन भारत के पास संस्कार हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन दुनिया खत्म होने की कगार पर होगी, उसे बचाने के लिए कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि भारत का यही वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, का विचार काम आएगा। मैं नमन करता हूं उस मिट्टी को। स्क्रीन काली हो गई, लेकिन देखने वालों के दिलों में एक दीप जल गया था। एक ऐसा दीप जो कभी बुझेगा नहीं। यह जीत डेविड की नहीं थी, यह जीत भारत की थी। यह जीत हमारी संस्कृति की थी। जय हिंद।